وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے درخواست کروں گی کہ وہ سپہ سالار کے ساتھ یادگار شہداء پر ہم سب کی طرف سے پھول چڑھائیں اور اس کے بعد تقریب سے خطاب کریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آرمی چیف جنرل باجوہ، سروس چیفز، میرے پارلیمنٹری کولیگز، خواتین و حضرات، اور جن کے لیے آج فنکشن ہے، پاکستان کے شہداء کے لواحقین، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی 1965 کے اوپر، تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ 6 سپٹمبر 1965 12 سال کا تھا میں، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے
जब शेलिंग की रात को शेलिंग की आवाजें आने शुरू हुई और फिर छत पे चढ़ के बॉम्ब ब्लास्ट की हमें नजर आती थी अपने छत से, तो मुझे वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की शक्लों पे खौफ देखा उस रात। डर था कि पता नहीं क्या होगा। 7 सितंबर को ज़मान पार्क में हमारे जितने भी बड़े थे, एक काउंसिल ऑफ वॉर हुई, सब जमा हुए। एक रूमर थी कि रात को हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स ने लाहौर में ड्रॉप होना है, तो हमारी फिर एक सिविल फोर्स बनी। सब जितने भी मेरे बड़े कजन्स थे, उन्होंने ज़मान पार्क में मोर्चा बनाया इंडियन पैराट्रूपर्स की इंतजार में। मैं 12 साल का था, मैंने अपने वालिद की बंदूक पकड़ी और मैं भी पहुंच गया उनके साथ गार्ड ड्यूटी देने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कजन ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं कर सकते ये। बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि ये क्या किया। मैं कोसा अपने आप को, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। बहरहाल मैं घर चला गया। अगले दिन पता चला कि इंडियन पैराट्रूपर्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे कजन्स ने रात को एक हमारे रिश्तेदार के ऊपर गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से उनके निशाने बुरे थे, इसलिए वो बच गए। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरह की एक पाकिस्तान में वो जो एक लहर थी, सारी कौम फौज के साथ खड़ी थी। यानी जो मैंने वो जज्बा देखा था, मैंने वो कभी वैसा जज्बा आज तक नहीं देखा। हम सब फौजी बनना चाहते थे। अगर मैं क्रिकेट की तरफ ना लग जाता तो हो सकता है मैं भी आज रिटायर्ड फौजी होता। तो मैं आज अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो 1965 जिस तरह हमारी फौज ने लाहौर को डिफेंड किया, और मुझे याद है कि हमें कितना फख्र था। और ये जो भी वॉर ऑन टेरर जिसकी हमने अभी वीडियो तस्वीरें भी देखी और जनरल बाजवा आपने बात भी की, मैं इसके खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी और की जंग में पड़े। लेकिन जब, और इंशाअल्लाह ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाअल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। तो जब ये हो गई जंग, उसके बाद जो हमारा मुल्क जिस इम्तिहान से गुजरा, जिस तरह की दहशतगर्दी हुई, हमारी फौज और हमारी खास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, आप देख सकते हैं कि और कितनी और फौजें इस तरह की, जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, कितनी फौजें उसका मुकाबला कर सकती थी। मैं जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने एक GHQ के अंदर 6 घंटे की ब्रीफिंग ली। फिर मैंने नेवल और एयरफोर्स चीफ से भी ब्रीफिंग ली। तो मैं इस नतीजे पे आया हूं कि इस वक्त अगर एक इदारा जो इंटैक्ट है, जो कि फंक्शन कर रहा है, वो आज हमारी फौज है। और वो इसलिए फंक्शन कर रहा है कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है, मेरिट का सिस्टम है। जब तक एक इदारे में मेरिट होती है, प्रोफेशनलिज्म होती है, वो इदारा चलता है। एक वक्त पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल सर्विस 1960s में सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी।
क्योंकि वो भी प्रोफेशनल थी, तब मेरिट थी, सबसे मुश्किल इम्तिहान था सिविल सर्विस का इम्तिहान। और जब भी एक मेरिट का सिस्टम खत्म होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और हमारी तरह के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं तब मुल्क तबाह होता है। मुल्क की याद रखें, कोई भी जंग, बमबारी मुल्क को तबाह नहीं करती। जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके थे, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए क्योंकि उनके इदारे इंटैक्ट थे। तो हमने जो पाकिस्तानियों के लिए सबक है वो ये कि इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया है। किसी चीज की कल्स देखें कि हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी कितनी है, क्या क्या अल्लाह ने दिया इस मुल्क में, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना और अल्लाह ने दिया है। हमें यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में गैस कितनी है। हमें पता है कोयले के अरबों अरबों टन्स के रिजर्व्स हैं, तांबा है, सोना है, जरखेज जमीन है, 12 मौसम है, सबसे ऊंचे से समुद्र, सबसे स्टीप ग्रेडियंट है, मतलब कि सब कुछ उग सकता है यहां। लेकिन हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने एक, क्योंकि हमारा वाहिद मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना था, तो मैं आपके सामने ये तारीख रखना चाहता हूं। 610 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। 620 में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। 623 में हिजरत की मदीना। 625 में जंग बदर हुई, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 625। 636 में यारमुक में 80,000 से 1 लाख रोमन एम्पायर की फौज जंग यारमुक में शिकस्त खाती है मुसलमानों से। और फिर 638 में जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो शिकस्त खाती है कुदसिया में। तो ये सब गौर करें कि ये क्या हुआ। वो दुनिया के अजीम लीडर, उन्होंने क्या किया उन लोगों में जो कि कहां कबीलों में बटे हुए, जिनकी अहमियत ही कोई नहीं थी, रेगिस्तान में रहते थे। उन्होंने क्या किया कि वो दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन बन गए, कौम बन गए। कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। हमें कुरान में अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। हमें हुक्म है अल्लाह का, हमें अल्लाह हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी से हमने क्या सीखा? ये वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था। उनकी जिंदगी से हमने ये सीखा कि एक लोग ऐसे उठते हैं जब वो कौम बन जाते हैं। बटे हुए कबीलों को उन्होंने इकट्ठा करके कौम बना दिया। और उन्होंने कैसे कौम बनाया? हर इंसान का स्टेक हो गया उस कौम का हिस्सा बनने में। जब एक इंसान को इंसाफ मिलता है, मतलब यह कि ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता। जब एक कमजोर यह समझता है कि रियासत मेरी हिफाजत करेगी अगर मेरा ताकतवर से मुकाबला हो गया, तो वो फिर उस रियासत से जुड़ जाता है, वो कौम का हिस्सा बन जाता है। जब वो ये समझता है कि रियासत मैं अगर कमजोर हूं मेरी मदद करेगी, जो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरिट का निजाम ले आए। जो अच्छा करता था ऊपर आ सकता था। यह नहीं कि सिर्फ एक एलीट के लिए एक मुल्क बना हुआ था। और उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। कोई कौम तालीम के बगैर नहीं उठती। वो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए थे, वही प्रिंसिपल्स आज जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान के, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क उठेगा। हमारे बड़े मसले हैं आज। कर्जों में मुल्क डूबा हुआ है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। ये मैं 2-3 हफ्ते सिर्फ
प्रेजेंटेशंस लेता रहा हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि कितने मसले हैं पाकिस्तान के, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं ये मुल्क उठेगा, एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन कब बनेगी? जब एक छाबड़ी वाला, एक मजदूर, सड़कों पे काम करने वाला, पुलिस वाले, हमारे फौजी, जो सिपाही जो मेहनत करते हैं, जो लड़ते हैं हमारे लिए, जो एक किसान सारा दिन काम करता है, जब ये सब ये समझेंगे कि चले मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा और उस सरकारी स्कूल में से जब वो निकलेगा तो वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, जनरल भी बन सकता है। जब वो मजदूर ये समझेगा कि अगर मेरे से कोई जुल्म करता है, मेरे हकूक नहीं मिलते, तो मैं अगर अदालत में जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा। जब ये कमजोर तबका ये समझेगा, छाबड़ी वाला, कि अगर मेरा बीवी बच्चे बीमार होते हैं तो वो अस्पताल में जाएंगे, उनका इलाज होगा मुफ्त, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो ये समझेगा कि मेरा बेटा अगर मेहनत करेगा तो वो बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है। तब वो एक कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब वो उस कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, वो उस कौम के लिए मरना चाहते हैं, वो उस कौम को बचाना चाहेंगे। हमारी इंशाअल्लाह ये कौम तब बनेगी जब हम सब में ये एहसास हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी है ये जो 43% बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, क्योंकि हम उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, जब हम इनको अपने बच्चे समझेंगे, जब हम ये समझेंगे कि जो मदरसों में 24 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भी हक है इस मुल्क में ऊपर आने का, जज बनने का, जनरल बनने का, ये भी ऊपर आ सकते हैं। ये कौम तब बनेगी। कौम ऐसे नहीं बनती कि थोड़े से लोग अमीर हो जाएं, प्रिविलेजेस उनकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनका, बाहर इलाज उनका, अच्छी अच्छी नौकरियां उनकी, और नीचे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। 8000 बाहर पाकिस्तानी जेलों में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बेचारे रोजगार के लिए वीजा भी लेते हैं, फिर यानी इलीगल बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, सिर्फ रोजगार के लिए, क्योंकि हम अपने मुल्क में रोजगार उनको नहीं दे सकते। तो ये आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रिंसिपल्स दे दिए थे जिससे वो बटे हुए अरब, रेगिस्तान में रहने वाले गरीब तरीन लोग, उनको उठा के उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंदर पूरा चैप्टर है कि कैसे सरकार मदीना ने उठा के और दोनों सुपर पावर्स को गिरा दिया। ये तारीख का हिस्सा है, और हमें अल्लाह ने कहा है कि उनकी जिंदगी से सीखो, और हमने उनसे सीखना है। ये कौम ने अगर ऊपर जाना है तो हमने सीखना है उनसे। मैं जनरल बाजवा आपका आज शुक्रगुजार हूं, पहली दफा मैं ऐसी फंक्शन पे आया हूं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सबका एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा यह रहना मरना जीना, बाहर मैंने कमाई की लेकिन सारा कुछ आज मेरा पाकिस्तान में है। मैं इस मुल्क के साथ ही ऊपर जाऊंगा, इसी के साथ नीचे जाऊंगा, और मुझे पता है आप भी इसी तरह सोचते हैं। और पाकिस्तान फौज एक इदारा है, और इंशाअल्लाह बाकी सारे मुल्क के अंदर इदारों को भी, जो इदारे कमजोर हुए उनको भी हम उठाएंगे। ये मिसाल है हमारे सामने कि एक इदारा अगर इंटैक्ट होता है तो ये जंग लड़े हैं पिछले 15 साल, जिसमें सारे हमारे दुश्मन कूद पड़े थे,
पूरी उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में तकसीम करने की, लड़ाई करने की, दहशतगर्दी करने की, पूरा फायदा उठाया जब हम किसी और की जंग में गए। ये एक आज पाकिस्तान कौम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आपने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर हमें इस जंग से निकाला। मैं शोधा का जो उनके लवाकिन है, मैं उनको एक सिर्फ आखिर में बात कहना चाहता हूं कि देखें, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो नेमतें तो अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबरों को बख्शी हैं, और पैगंबरों के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो शहीदों का है। तो आप सबको जिन्होंने इस दौर पे अपने करीबियों को शहीद होते देखा है, तो आपको ये इस चीज की पूरा मुतमईन होना चाहिए कि हम तो आखिरत में मानने वाले हैं। मुसलमान तो है ही वो जो आखिरत में मानता है। तो आप सबको इस चीज पे मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह उन लोगों से जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी, अल्लाह के लिए पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा दर्जा उन शहीदों का है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिपहसालार और वज़ीर आज़म साहब। आपके ख्यालात और पुरअज़्म इरादों को सुनकर यकीनन कौम को एक नया